हम लोग बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की और हम सभी चीजों में केवल 4 चीजों की बात करेंगे। वर्क, हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और लास्ट रहेगा आपका चेंज इन एंथैल्पी। टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा तो आराम से सोचते रहेगा, आराम से करना है। दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हम लोग को पहले बोला गया कि अगर आइसोथर्मल की बात करने लगे तो चीजों को मैं कैटेगराइज कर लेता हूं। हमने कहा सबसे पहले आपको बोला गया कि ये एक आइडियल गैस है। मैंने कहा जैसे ही आपने बोला वर्ड आइडियल गैस तो बोलूंगा इसका मतलब जो आपका इंटरनल एनर्जी होती है जिसे आप ई बोलते हैं वो केवल और केवल फंक्शन होता है टेम्परेचर का। क्योंकि आइडियल गैस में एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी और इसको बोला जाता है जीरो। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था 3/2 RT। इसका जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और जब तक काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट बनी रहेगी। इसका मतलब आइडियल गैस के केस में आप बोल सकते हैं डीई की वैल्यू तो जीरो होगी। जैसे आपने डीई की वैल्यू जीरो बताई तब मैं क्या बोल सकता हूं, एक फॉर्मूला था Q इक्वल टू डीई माइनस आपका था डीडब्ल्यू। डीई आपने जीरो बोल दिया, इसका मतलब जब भी आपको हीट पूछी जाए तब आप आंसर बोलेंगे माइनस डीडब्ल्यू, चूंकि डीई जीरो हो चुका है। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर में जो आपका डीएच रहेगा वो भी जीरो होगा, क्योंकि जो आपका डीएच है वो भी फंक्शन होता है केवल और केवल टेम्परेचर का। मैंने कहा ठीक है, यहां तक तो डी और डीएच समझ आ गई। हमने कहा हल्का सा डिफिकल्ट करते हैं और जैसे आपने हल्का सा डिफिकल्ट किया तो आपने कहा आपको बोल दिया यहां पर रियल गैस। मैंने कहा अगर रियल गैस बोल दिया तो इंटरनल एनर्जी के दो पार्ट होते थे, एक होता था काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता था आपका पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करने लगूं तो काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल आपका होता है फंक्शन टेम्परेचर का। जब तक आपने ऊपर हेड डाल के आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो हो गई आपकी जीरो। इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो सकती है अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर दी। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज की जा सकती है। मैंने बोला जैसे आपने रियल गैस बोला तो आपने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर में कि वंडरवॉल रियल गैस में दो चीजें आती थी, एक Z ग्रेटर देन 1 और एक Z लेस देन 1। अगर मैं मान के चलता हूं जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स बना हुआ था जिसको इंडिकेट करते थे आप Z से, तो बोलूंगा अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पिस्टन ऊपर जाने की ट्राई करेगा। इसका मतलब एटम एटम के बीच में जो रहेगा वो रिपल्शन फोर्स होगा। अगर रिपल्शन फोर्स होगा, ये पिस्टन बैठा हुआ है तो जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा उससे पार्टिकल या पिस्टन का जो ऊपर बना हुआ है ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। ऊपर जाएगा, क्या पूछा ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तो मैं बोलूंगा ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये अपनी की क्या बढ़ाने की ट्राई करेगा, बोलूंगा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और अगर स्टेबिलिटी चीजों की बढ़ती है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होनी स्टार्ट कर देता है। सोचिएगा, या मैं इसे दूसरे तरीके से बोल सकता हूं मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम तो बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती चली जाएगी। इसका मतलब अगर आपने Z इक्वल टू Z ग्रेटर देन 1 बोल दिया इसका मतलब उसमें रिपल्शन फोर्स है। रिपल्शन फोर्स है तो उसका मतलब वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती चली जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती जा रही है। वो भी कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका। इसका मतलब कुछ भी कर लीजिएगा जो डीई आएगा वो नेगेटिव आएगा, जिसमें जो मेन फैक्टर रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। हमने कहा अगर डीई नेगेटिव हो गया, अब यहां पर आप डेटा रखते रहेगा, आपका क्यू भी आ जाएगा, सभी चीजें आती चलेंगी। लेकिन ये कब है, जब आपको रियल गैस दे रही है। हमने कहा चलेगा रियल गैस आपका, आपने सब चीजें थोड़ी थोड़ी बता दी। अब हमें हीट हो चुका है, हमारा आपका इंटरनल एनर्जी हो चुका है, हमारा एंथैल्पी हो चुका है, हमें वर्क करना है। हमने कहा ठीक है, जैसी आपने यहां पर वर्क की हेडिंग डाली तो हमने वर्क का फॉर्मूला आपका बनता था, याद कीजिएगा क्या बनता था, तो हमने कहा वर्क का फॉर्मूला बनता था आपका माइनस पी एक्सटर्नल और ये डीवी लगा दिया। हमने कहा इसे ऑपरेट करना है, हमने कहा इसे ऑपरेट करना है तो अब मुझे दो हेडिंग डालनी पड़ेंगी अलग अलग। मैंने कहा एक प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने कहा इन दो प्रोसेस से क्या मतलब है। मैंने कहा चलेगा एक पिस्टन बनाते हैं। अगर ये आपने पिस्टन बना दिया
और बराबर में आपने एक पिस्टन और बना दिया। दोनों को आप ही लोगों को ऑब्जर्व करना है कैसे कैसे आपका काम चलेगा। और दोनों के अंदर आपने कोई गैस बना दी। मैंने कहा अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब ये झटके से नीचे जाएगा। अगर ये झटके से नीचे जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जैसे ये नीचे जाएगा तो आपका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा और बहुत ही कम टाइम इंटरवल में ये नीचे पहुंच जाएगा जब आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा मास रख देते हैं। मैंने कहा मास रख दिया तो इसका मतलब ये सडनली नीचे चला गया। अगर सडनली नीचे चला गया तो पहले मैं इरिवर्सिबल की बात करता हूं। ये आपका पिस्टन है। अगर ये पिस्टन है तो बोलूंगा अंदर 1 एटीएम, बाहर भी 1 एटीएम। आपने सडनली 5 एटीएम का बाट रख दिया तो बोलूंगा बाहर कितना हो गया, बोलूंगा 6 एटीएम। अंदर कितना हुआ प्रेशर, बोलूंगा 1 एटीएम। तो ये अचानक से नीचे आएगा और कब तक नीचे आ जाएगा, बोलूंगा जब तक बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले के बराबर हो गया। तो जब ये बाद में जाके रुकेगा तो बोल सकता हूं यहां पर भी 6 एटीएम प्रेशर और पिस्टन के बाहर भी 6 एटीएम प्रेशर। तो कौन सा प्रेशर वेरी कर रहा है, बोलूंगा अंदर वाला स्टार्टिंग में 1 था, 1 2 3 4 5 6 यहां पर रुक गया। इसका मतलब अंदर वाला प्रेशर तो हुआ वेरिएबल, बाहर वाला प्रेशर क्या हुआ, कांस्टेंट। इसका मतलब जब आप यहां पर वर्क लिख रहे हैं तो वर्क का फॉर्मूला लिखा जाएगा, बोला जाएगा -P एक्सटर्नल और dV और यहां पर बनेगा आपका इंटीग्रेशन। हमने जैसे ही ये लिखा तो हमने कहा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा -P एक्सटर्नल और फिर जाएगा आपका इंटीग्रेशन और ये बन जाएगा आपका dV और फुल एंड फाइनली आपका फॉर्मूला बनेगा P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अगर कभी आपको P एक्सटर्नल ना दिया जाए तो P एक्सटर्नल को आप P2 के बराबर मानते हैं। अगर मैं इसके इनिशियल प्रेशर को P1 मानता हूं और इसके फाइनल प्रेशर को P2 मानता हूं, क्योंकि जब आपने पिस्टन नीचे लेके आए थे तो आपने बोला था बाहर का 6 एटीएम अब अंदर के बराबर हो चुका है। तो अंदर के बराबर कब हुआ, जब आपने इनिशियल लिया या जब आप फाइनल आ गए, तो बोलूंगा फाइनल। तो अगर कभी P एक्सटर्नल नहीं पता तो आप P2 के बराबर कर देते हैं उसको। मैंने कहा ठीक है, ये डायग्राम हमें समझ में आ गया। हमने कहा हम क्या बात करते हैं रिवर्सिबल की। जैसे ही आपने रिवर्सिबल की बात करी तो मैंने कहा ये पर्टिकुलर आपका फोर्स आया, वर्क का फॉर्मूला था -P एक्सटर्नल dV और यहां पर आपने फिर से इंटीग्रेशन लगा दिया। मैंने कहा अगर आप इस डायग्राम को और ज्यादा ऑब्जर्व करने लगे तो पिस्टन अगर आपका नीचे आता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा और यहां पर आपने अंदर गैस भर दी। मेरे पास बहुत सारा टाइम था तो मैंने एक पर्टिकुलर कटोरी में कुछ सैंड ली और लगातार उसको मैं इनफाइनाइट टाइम तक डालता चला गया। क्या बोलता हूं, पिस्टन ये जो जाएगा ये बहुत स्लोली जाएगा और जब स्लोली जाएगा तो बोल सकता हूं क्या इंटरनल प्रेशर बाहर वाले के बराबर रहेगा। और ये अगर यहां से यहां तक जाने में 1 साल लगाता है तो आपको जितनी भी बीच की स्टेज रहेंगी वहां पर वो पिस्टन रुका हुआ दिखाई देगा। अगर रुका हुआ दिखाई देगा तो क्या बोलते हो, ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर रफली सेम माने जाएंगे, जिसे हमने टर्म दिया था, याद कीजिएगा, क्वासी स्टैटिक। हमने जब यहां पर वैल्यू लिखी तो हमने कहा अगर पिस्टन नीचे आ रहा है तो मैं अगर ऊपर वाले को लिखता हूं यहां पर P एक्सटर्नल और अंदर वाले को लिखता हूं P इंटरनल तो बोलूंगा दोनों की वैल्यू रफली सेम आएंगी। मैंने कहा अगर दोनों की वैल्यू रफली सेम आएगी तो हमें तो अंदर का PV इक्वल टू nRT लगाना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लिख दीजिएगा P एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाएगी, बोलूंगा P इंटरनल में प्लस माइनस dP, या तो हल्का सा कम होगा या हल्का सा ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है पिस्टन नीचे जा रहा है या पिस्टन ऊपर जा रहा है। मैंने कहा बाद में आपने यहां पर dV लगा दिया। मैंने कहा ठीक है, जब आपने इस पर्टिकुलर को सॉल्व किया तो आपका आंसर आया माइनस इंटीग्रेशन, ये बना आपका -P इंटरनल डॉट dV और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर बने माइनस प्लस बन गए इंटीग्रेशन आपका dP dV। dP भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है और dV भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर आपका हो गया 0 और 0 होते ही फॉर्मूला बन गया आपका, फॉर्मूला क्या बनेगा बताइएगा, फॉर्मूला बन जाएगा आपका वर्क का फॉर्मूला -P इंटरनल और ये बन गया आपका dV।
हमने कहा अगर ये सब कुछ समझ में है और मुझे बोला गया कि जो अंदर है वो गैस नहीं है, वो आइडियल गैस है, और जैसे आपको बोला जाए आइडियल गैस तो आप बोलेंगे अरे पीवी इक्वल टू एनआरटी। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ये बन गया आपका एनआरटी अपॉन वी और डॉट डीवी। सिस्टम क्लोज है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होंगे। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका मतलब वो भी चेंज नहीं होगा। हेडिंग डाल रखी है आपने आइसोथर्मल प्रोसेस, इसलिए टेम्परेचर भी क्या हुआ कांस्टेंट। इसमें तीनों के तीनों डेटा से बाहर चले जाएंगे, और जैसे ही बाहर चले जाएंगे तो क्या बोल सकता हूं, जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा माइनस एनआरटी, ये बनेगा 1/v और ये बन जाएगा आपका डीवी। मैंने कहा ठीक है, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका वर्क का फॉर्मूला बनेगा यहां पर माइनस एनआरटी और ये बन जाएगा ln v2/v1। ठीक है, हमने कहा वर्क क्या होता है, तो उन्होंने कहा वर्क होता है आपका dw। बहुत से लोग इसको W भी बोलते हैं। तो आप ये मान लीजिएगा कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से आपने कोई वर्क नहीं कर रखा, और वर्क नहीं कर रखा तो आप उसे W0 मान सकते हैं। तो मैं अपनी बुक की ही लैंग्वेज में अगर लिखने लगूं तो मैं इसको W लिख देता हूं, तो हमें एक फॉर्मूला याद आ गया। अगर हमें याद आ गया तो ये फॉर्मूला हम लोग को सभी को याद करना होता है। अगर ये फॉर्मूला याद करना होता तो हमने कहा क्या इसके अलग अलग फॉर्मूले भी बनते हैं, मैंने कहा हाँ जी इसके अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं, चेक करते हैं। जैसे आपने इसको आइडियल गैस बोला था तो एनआरटी लगा दिया था, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और टी कांस्टेंट, इसमें पीवी कांस्टेंट। इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। जब ये पर्टिकुलर में V2/V1 का रेशियो निकालूंगा तो आंसर आएगा V2/V1 इक्वल टू जाएगा P1/P2। इसका मतलब इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है माइनस nRT ln P1/P2। एडवाइस है याद नहीं करेंगे आप। मैंने कहा क्या और भी फॉर्मेट हो सकता है, लीजिएगा। क्या मैं लिख सकता हूं इसको माइनस nRT इंटू 2.303 इंटू लॉग बेस 10 P1/P2। मैंने कहा क्या और भी फॉर्मूले हैं, उन्होंने कहा जी लीजिएगा, और अगला फॉर्मूला बन जाएगा माइनस P1 V1 ln V2/V1 या कहें P2 V2 ln V2/V1। भाई जब आपका एनआरटी है तो आपकी मर्जी है, चूंकि एनआरटी तो पीवी के इक्वल हो, चाहे इनिशियल लिखो या आप फाइनल लिखो। मैंने इतने सारे यहां पर फॉर्मूले बना दिए। मैंने कहा अगर ये फॉर्मूले बना दिए तो ये है आपका किसका डायग्राम बोलूंगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का कंडीशन अप्लाई आइडियल गैस के लिए। मैंने कहा इरिवर्सिबल के लिए क्या था, तो उन्होंने कहा इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला आया था माइनस पी एक्सटर्नल और आपका बना था V2/V1। अगर आपको कोई बोलता है ये आइडियल गैस है तो मैं फिर से अपना वही लिखूंगा कि V2 को मैं चेंज करूंगा। मैंने कहा चेंज क्या करोगे, तो उन्होंने कहा माइनस बन जाएगा P एक्सटर्नल। अब V2 की बात करते हैं, क्या V2 को लिख सकता हूं आपका nRT/P2 माइनस nRT/P1। लेकिन जैसे ही आपने लाइन लिखी तब आप बोलेंगे ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, बोलूंगा आइडियल गैस के लिए। अगर आपको P एक्सटर्नल दिया है, P1 P2 दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको 3 प्रेशर की जरूरत है। अगर कभी वो P एक्सटर्नल नहीं देता तब आपको P एक्सटर्नल किसके इक्वल मानना है, बोलूंगा P2 के इक्वल मानना है। अब हमारे पास 2 डायग्राम आ गए। हमने कहा ये तो डायग्राम तैयार है, लेकिन क्या इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैंने कहा अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लगे तो हम लोगों को 2 अलग अलग ग्राफ मिलते हैं। मैंने कहा 2 अलग अलग कैसे मिलते हैं, तो उन्होंने कहा चलेगा डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं। यहां पर ड्रॉ किया आपने P एक्सटर्नल और यहां पर ड्रॉ किया आपने V। मैंने सेम डायग्राम एक बार और ड्रॉ किया। मुझसे गड़बड़ हो जाए तो आप जरूर देखते रहिएगा, होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने जिन लोगों ने HC वर्मा पढ़ रखी होगी उनको पहली बार में ये ग्राफ गलत लग सकते हैं। हमने कहा जी हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात करेंगे। जैसे आपने कहा रिवर्सिबल आइसोथर्मल तो टेम्परेचर हुआ कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो PV इक्वल टू एनआरटी में टेम्परेचर कांस्टेंट होते PV बन गया कांस्टेंट। इसका मतलब बन गया XY इक्वल टू C स्क्वायर का मतलब हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्टेट ऑफ मैटर में आपको बताया था। इसका मतलब जो आपका बेसिक डायग्राम बनेगा वो कहीं ना कहीं ये डायग्राम बनेगा और ये डायग्राम रहेगा आपका आइसोथर्मल के लिए। मैंने डायग्राम बनाया और लिख दिया ये दोनों डायग्राम की इक्वेशन है XY इक्वल टू C स्क्वायर और इसकी भी इक्वेशन है आपकी XY इक्वल टू C स्क्वायर। मैंने कहा दोनों डायग्राम आपने बनाए हैं, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, तो मैंने कहा हाँ। एक को मैं लिख देता हूं मान लीजिएगा एक्सपेंशन और दूसरे को लिख देता हूं मान लीजिएगा कंप्रेशन। अब सोचते रहिएगा,
जब आपने एक्सपेंशन किया इसका मतलब पिस्टन वॉल्यूम बढ़ाएगा। तो मैंने कहा मैंने डायग्राम यहां से तो स्टार्ट किया और यहां पर आ चुका हूं और टेम्परेचर को मैंने झटके से नहीं बढ़ाया, धीरे धीरे बढ़ाया। मैंने कहा अगर धीरे धीरे बढ़ाया तो ये पर्टिकुलर हुआ आपका स्टेज। तो मैं बोलूंगा ये आपका स्टेप नंबर 1 और ये आपका फाइनल स्टेप। क्योंकि प्रोसेस है तो आपको यहां पर एरो लगाना जरूरी होता है। मैंने कहा अगर एरो लगा दिया तो क्या बोलते हैं ये जो पर्टिकुलर प्रेशर है ये आपका P1 माना जाएगा, क्योंकि यहां से मैं चला था और जहां पर आप पहुंच चुके हैं क्या आप बोल सकते हैं इसको आप बोलेंगे P2। मैं बोलूंगा एचसी वर्मानी जी ने कई बार बोला है कि जब भी आपको वर्क निकाला जाए तो एरिया अंडर द ग्राफ कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला निकालने लगे तो बोलूंगा फॉर्मूला बनेगा आपका -nRT ln v2 अपॉन v1, चूंकि मैं सॉल्व कर चुका हूं। और अगर मैं इसका एरिया की बात करने लगूं जो कि निकालना इजी नहीं होता, तो मैंने कहा चलेगा यहां से लेकर नीचे तक जो भी एरिया आएगा उसकी मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू पता है पहले से ही, माइनस आपका बन गया nRT ln v2 अपॉन v1। और ये प्रोसेस है आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे वो डायग्राम बनाना था और वो डायग्राम है इरिवर्सिबल प्रोसेस का। और इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलता है कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा dw इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1। क्या बोलते हैं इसका मतलब एक रेक्टेंगल जिसकी एक लेंथ होगी आपकी v2 माइनस v1 और दूसरा जो हाइट होगा वो होगा p एक्सटर्नल। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो आंसर आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर वर्क की बात किया जाए तो उस फॉर्मूले को देख के मुझे लग रहा है कि आपका जो वर्क रहेगा वो एक तो पी एक्सटर्नल होना चाहिए और दूसरा v2 माइनस v1 होना चाहिए। तो मैंने एक रेक्टेंगल सोचा जिसका एक लेंथ रहेगा आपका v2 माइनस v1 और दूसरा रहेगा आपका p एक्सटर्नल, और p एक्सटर्नल कभी नहीं दिया तो आप मानेंगे p2। मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम में जब दोबारा ड्रॉ किया तो मैंने एक पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन खींची। ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या बोलते हैं इस वर्टिकल लाइन के नीचे का एरिया 0 माना जाएगा क्योंकि एक डॉट आएगा। अगर मैं इस यहां से यहां पहुंचने लगूं तो बताएगा इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो आपका येलो कलर का डायग्राम बना हुआ है, क्या बोल सकता हूं यहां से यहां तक का एरिया 0 और यहां से यहां तक का जो नीचे का एरिया रहेगा, क्या बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर में आप बोल सकते हैं कि ये अगर इनिशियल था तो ये आएगा v1 और ये पॉइंट आएगा v2। ये लेंथ कितनी होगी, बोलूंगा v2 माइनस v1, और ये हाइट कितनी होगी, बोलूंगा p2। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर आपका येलो से ग्राफ बना हुआ है इसका एरिया कम आया और ये जो येलो कलर से बना हुआ डायग्राम है ये कौन सा है, बोलूंगा ये है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो रेड से बनाया है ये है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। तो बताएगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आया, तो बोलूंगा रिवर्सिबल का एरिया ज्यादा आया, इसलिए रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड वर्क के लिए ज्यादा आएगा। लेकिन ऑलवेज नहीं, कब, जब आपने चीजों को क्या लिखा है, एक्सपेंशन। सोचिएगा, पॉज कीजिएगा, सोचते रहिएगा। मैंने कहा उस पर्टिकुलर फॉर्मूला ये कहीं नहीं दिया था कि वो एक्सपेंशन का है या कंप्रेशन का है। मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा, देखूंगा क्या अगले डायग्राम में चेंज होगा। मैंने कहा चेक करते हैं। उन्होंने कहा कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब पिस्टन नीचे आएगा। मैंने कहा अगर नीचे आएगा इसका मतलब आप यहां से तो चलना स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा अगर तैयारी कर रहे हैं तो डायग्राम बनाइएगा। तो मैंने कहा ये डायग्राम धीरे धीरे बना। मैंने जैसे इसको एरो बनाया तो यहां से चलना स्टार्ट किया था, इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट आएगा P1 और ये पर्टिकुलर डायग्राम आएगा P2, और यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये डायग्राम आएगा V1 और ये डायग्राम आपका बनेगा V2। जो रेड वाला है, क्या बोल सकता हूं रेड वाला जो आपका एरिया अंडर द ग्राफ आएगा, क्या ये बोल सकता हूं ये रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क आएगा। मैंने कहा रिवर्सिबल प्रोसेस का या तो आप एरिया निकालो या इसमें आप ये बोल दीजिएगा फॉर्मूला बेस dw इक्वल टू माइनस nRT ln v2 अपॉन v1। दोनों मेथड है। मैंने कहा इरिवर्सिबल की बात कीजिएगा तो बोला इरिवर्सिबल का मतलब होता है माइनस p2 v2 माइनस v1। p2 क्या बोलते हैं ये p2 है और ये आपका v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2 है। अगर मैं डायग्राम बनाने लगूं तो चेक कीजिएगा कि ये डायग्राम आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा नीचे की तरफ। ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर मैं इस येलो वाले से दे पूछने लगूं कि भाई आपके डायमेंशन बताएगा कैसे कैसे, बोलेगा ये हाइट कितनी, बोलूंगा ये हाइट है P2। ये कितना गैप है, बोलूंगा V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2। इसका मतलब ये जो एरिया बन रहा है इसकी वैल्यू आएगी P2 इंटू V2 माइनस V1। क्या वो उससे मैच कर रहा है? कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको मैं लिख सकता हूं
P2 V2 minus P1 condition apply if P external not given। ठीक है यहां तक। तो अब मुझे बताएगा, जो कई बार कंपटीशन पूछ चुका है कि वर्क किसका ज्यादा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो मैं बोलूंगा मुझे बताओ कि वो एक्सपेंशन है या वो कंप्रेशन है। अगर आपने एक्सपेंशन बोल दिया तो मैग्नीट्यूड वाइज आपका रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा होगा। अगर आपने कंप्रेशन बोल दिया तो बोलूंगा मैग्नीट्यूड वाइज इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा होगा, और इसीलिए आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए लिख देता हूं, ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है और ये आपका प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। सोचिएगा, जब आप इसको खुद पेन से बनाएंगे तो आपको बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन आएंगे। जितने क्रॉस क्वेश्चन आए उतनी ही ज्यादा अच्छी बात है, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और गंदगी ये है, ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं, तैयारी कीजिएगा। अगर हम बात करने लगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि हम आइसोथर्मल को बहुत अच्छे समझना चाह रहे हैं, तो हमने इसी के 3 और 4 पार्ट किए। और हमने पहला पार्ट किया कि आपको पहले से पता है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टेम्परेचर आपका 300 केल्विन। मैंने कहा ठीक है, अगर ये 300 केल्विन है तो आपने यहां पर लिख दिया T इक्वल टू 300। रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और फॉर्मूला था dW इक्वल टू माइनस nRT/ln। क्या लिख सकता हूं, V2 अपॉन V1। जब आपने इसकी वैल्यू रखी तो आपका आंसर आया माइनस, n की वैल्यू है 2, r की वैल्यू एज इट इज रखा, और यहां पर मैंने 300 करने के बाद जब आपने ln लिया तो V2 का मतलब है फाइनल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम आपको नहीं पता तो मैंने चेंज किया, V2 अपॉन V1 को मैं लिखूंगा यहां पर P1 अपॉन P2, पहले बता चुका हूं। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया यहां पर -600 R, और ln इनिशियल प्रेशर, बोलूंगा इनिशियल प्रेशर 1 रहेगा 1/10, और जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 600 R, जो कि प्लस में आएगा, और यहां पर बन जाएगा आपका ln 10। मैंने इसको बोल दिया आंसर नंबर 1। हमने कहा कि ठीक है, न्यूमेरिकल से तो हमें समझ में आ गया। हमने कहा कि अगला पॉइंट अगर आप बोलते हैं बी, और बी में बोल देते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, और वो भी इरिवर्सिबल कौन सा, बोलूंगा आइसोथर्मल। हमने कहा कि अगर आप वर्क की बात करते हैं तो वर्क का फॉर्मूला था P एक्सटर्नल dV, और यहां पर इंटीग्रेट किया। हमने जैसे ही पर्टिकुलर पिस्टन के ऊपर बात रखा तो इंटरनल प्रेशर तो चेंज होगा, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा, सेम। और कभी अगर आपको P एक्सटर्नल नहीं दिया तो आपको पहले बताया था कि P एक्सटर्नल को क्या मान के चलना है, बोलूंगा P एक्सटर्नल को आपको P2 मान के चलना होता है। मैंने ये क्वेश्चन किया और करने के बाद पता चला P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन आपका बन गया dV। जब मैंने यहां पर सॉल्व किया तो मैंने यहां पर P2 लिखा और इसको इंटीग्रेट किया तो पता चला V2 माइनस V1। अब मैंने, जब आपने बोल रखा वो आइडियल गैस है, तो मैंने इसको चेंज किया, और चेंज करने के बाद पता चला V2 की वैल्यू जाएगी आपकी nRT अपॉन P2 माइनस हो जाएगा nRT अपॉन P1। ध्यान रखते हुए कि टेम्परेचर पूरे टाइम कांस्टेंट बना रहा। जब मैंने इसकी वैल्यू कॉपी करी तो मैंने कहा P2 की वैल्यू फाइनल प्रेशर बोलूंगा 10, और 10 के बाद आपने nRT जब कॉमन लिया तो बोलूंगा 2 इंटू R इंटू आपका बनेगा 300, 1 अपॉन P2 की वैल्यू 10, और 1 अपॉन P1 की इनिशियल प्रेशर आपका हो जाएगा यहां पर 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कितना, 600 का मतलब ये हो जाएगा 6000 R, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, चेक कीजिएगा, 1 और -10, तो आंसर आएगा -9/10। माइनस माइनस प्लस होगा और आपका बन जाएगा ये 54 कितना 00 R। वेरीफाई कर लीजिएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। जब इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लगे तो मैंने पहले इसको दिया आंसर नंबर 2, और अगर मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करने लगता हूं तो मैंने बोला ये पर्टिकुलर है आपका P एक्सटर्नल और ये है आपका वॉल्यूम, और आपने सबसे पहले यहां पर एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बोला कि आपका प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, किसी पिस्टन पर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कंप्रेशन। इसका मतलब मुझे कोई ग्राफ ऐसे बनाना है जिसमें कि वॉल्यूम कम होता हो। मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, ड्रॉ करते ही मैंने बोला ये पर्टिकुलर आपका बन चुका है। मैंने बोला इसके नीचे का जो भी एरिया होगा अगर मैं निकालने लगूं तो बोले जाएगा कि यही आपका वर्क हो जाएगा,
वर्क का फॉर्मूला था एरिया अंडर द कर्व, ध्यान रखते हुए कि केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। कोई कह लेंगे ये कौन सा पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा देखिएगा, यहां से स्टार्ट किया तो ये V1, यहां से स्टार्ट किया तो ये V2, यहां से स्टार्ट किया तो ये पर्टिकुलर आपका आएगा P1 और ये पर्टिकुलर बन जाएगा आपका P2। ठीक है यहां तक, और मैंने इसको एरो बना के लिख दिया कि ये है आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने कहा ठीक है, अब दोबारा बात करते हैं। और इस पर्टिकुलर रिवर्सिबल आइसोथर्मल का अगर आप एरिया निकालेंगे तो मुझे पता है कि ये इक्वेशन नंबर 1 से आएगा 600R ln 10। मैंने कहा इसकी क्या कहानी है, बोलूंगा इसकी कहानी होती है -P2 इंटू V2 माइनस V1। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बोलता हूं, इसका मतलब ये डायग्राम आएगा, और अगर ये डायग्राम आएगा तो बोलूंगा ये पर्टिकुलर कितना गैप है, बोलूंगा V2 माइनस V1, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, चाहे आप V1 माइनस V2 बोलो या V2 माइनस V1 बोलो, और ये हाइट कितनी है, बोलूंगा P2, तो वही तो था आपका -P2 V2 माइनस V1। इसका मतलब ये पर्टिकुलर एरिया आपका बनेगा रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, बोलूंगा ये पर्टिकुलर बनेगा आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बताएगा वर्क का मैग्नीट्यूड का आंसर किसका ज्यादा आएगा, बोलूंगा ज्यादा आंसर तो रेड वाले का, रेड वाला है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि यहां पर एक्सप्लेन हो रहा है कि मैग्नीट्यूड वाइज ये आंसर ज्यादा आएगा। हमने कहा ए और बी में थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन अगर मैं और समझाने लगूं और बोलने लगूं कि मुझे सी आंसर निकालना है, तो सी आंसर में उन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको जाना है 1 ATM, 1 ATM से जाना है आपका 3 ATM, 3 ATM से जाना है आपको 5 ATM और 5 ATM से जाना है आपको 10 ATM। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर आपका बनेगा रिवर्सिबल, ये बनेगा रिवर्सिबल, ये बनेगा आपका इरिवर्सिबल। क्वेश्चन कीजिएगा। मैंने कहा अगर आपको क्वेश्चन समझाना है तो आज मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, जबकि ग्राफ सबसे बाद में आता है। तो मैंने कहा अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लेने लगे तो ग्राफ बनाने से पहले आपने फिर से बनाया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसकी इक्वेशन होती है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। हमें पहले से पता है कि लगातार आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा और यहां पर आऊंगा। अगर आपने प्रेशर धीरे धीरे चेंज किया तो बोलूंगा ये तो रिवर्सिबल हो जाएगा, और झटके से चेंज कर दिया तो बोलूंगा ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। मैंने कहा पहला प्रोसेस बोला जाएगा इरिवर्सिबल। मैंने कहा अगर इरिवर्सिबल है तो आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बोलूंगा मैं यहां पर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने कहा अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट है आपका 3, तो बोलूंगा ये पर्टिकुलर प्रोसेस आपका बनेगा स्टेप नंबर 1। झटके से प्रेशर बढ़ा दिया, 1 से कितना कर दिया 3। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा स्लो चलिएगा। मैंने कहा अगर स्लो चलने लगे तो ये डायग्राम स्लो आ गया, और ये जो पॉइंटर आया ये आपका आया 5, और फिर उन्होंने एक बार और चेंज किया और आप फिर यहां पर पहुंच गए। इसका मतलब आप एक बार तो स्मूथ चले हैं और 2 बार आपने सडनली प्रेशर को चेंज किया है। मैंने इसको अगर नाम देने लगूं तो आप इसे ए, बी और सी बोल सकते हैं। ग्राफ समझ में आ रहा होगा। सडनली आपने ऊपर गए, प्रेशर बढ़ा, फिर स्मूथ गए तो रिवर्सिबल हुआ, फिर सडनली गए तो फिर से आपका इरिवर्सिबल हुआ। अगर कोई मुझे बोलता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप 1 से 3 ATM चलिएगा, तो मैं बोलूंगा ये डायग्राम है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका फॉर्मूला बनेगा, वर्क बनेगा आपका, वर्क 1 लिख देता हूं इसे, फॉर्मूला बनेगा -P एक्सटर्नल इंटू बनेगा V2 माइनस V1। क्या बोलता P एक्सटर्नल नहीं पता तो मैं P2 मानूंगा। इस पर्टिकुलर में P2 कितना होगा, बोलूंगा P2 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर आपका 3 ATM। मैंने कहा ठीक है। अब V2 की बात कीजिएगा तो V2 हो जाएगा आपका nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू 2 इंटू R इंटू 300 और 1 अपॉन P2। P2 का मतलब हुआ आपका 3, और कहां से चले थे आपका आ गया 1। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आएगा, यहां पर आएगा 1 और यहां पर आएगा -3 का मतलब -2/3 आ जाएगा। -2/3 तो माइनस माइनस बनेगा आपका प्लस, तो आपका आंसर आएगा यहां पर 3 इंटू 2 इंटू 300 इंटू 2/3R। अगर आप इसे सॉल्व करने लगे तो क्या सॉल्व करके बोल सकते 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 1200R। मैंने कहा ठीक है। ये जो डायग्राम बना है ये आप ये बोल सकते हैं कि ये जो एरिया बना है
वो इसके नीचे का एरिया आया है। चेक कीजिएगा, हम लोग पहले कवर कर चुके थे। हमने कहा ठीक है, अगर ये कवर कर चुके हैं, अब हमने कहा कि हम जा रहे हैं इस रास्ते पर। इसका मतलब हुआ 3 से अगर आप चलते हैं अब 5 की तरफ, बोलूंगा ये प्रोसेस कैसा आएगा, बोलूंगा ये प्रोसेस आपका आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप बोलते थे W का वैल्यू, जिसको मैं W2 बोल रहा हूं, फॉर्मूला बनेगा आपका -nRT ln V2 अपॉन V1 को मैं लिख रहा हूं यहां पर P1 अपॉन P2 -2 इंटू R इंटू 300 इंटू ln P1 कितना है, बोलूंगा P1 की वैल्यू तो इस पर्टिकुलर स्टेप में बोलूंगा 3 है और इस पर्टिकुलर स्टेप में 5 है। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा, क्या बोल सकता हूं, आंसर आएगा 600R इंटू ln 5/3। चेक कीजिएगा, मैंने कहा ठीक है, ये भी मुझे समझ में आ गया। और ये जो डायग्राम आएगा वो इस पर्टिकुलर जो स्लोप बना हुआ है इसके नीचे का एरिया आएगा। मैंने कहा एक बार और डायग्राम कीजिएगा। मैंने कहा चलिएगा हम लोग चलते हैं 5 से अब 10 की तरफ। मैंने कहा अगर आप चलते हैं तो प्रोसेस कैसा रहेगा, बोलूंगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैं दोबारा बोलूंगा, जो वर्क रहेगा वो रहेगा आपका -P एक्सटर्नल और ये रहेगा V2 -V1 और ये बन जाएगा -P एक्सटर्नल को मानना है मुझे P2 और ये बन जाएगा V2 -V1। क्या मैं बोलता हूं -P2 का मतलब हुआ फाइनल वाला, मतलब -10 इंटू, अब बात करता हूं V2 की, तो क्या लिख सकता हूं nRT अपॉन P2 की वैल्यू हुई 10 और -nRT अपॉन ये वैल्यू हुई आपकी 5। अगर आप इन्हें सॉल्व करने लगे तो क्या लिख सकता हूं, सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी -10, n की वैल्यू 2, r की वैल्यू r इंटू यहां पर आएगा 300। और अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूं तो 1/5 को मैं बोल सकता हूं 2/10 और 2/10 और 1/10 में जब बचेगा तो मैं बोलूंगा ये बचेगा 1/10। वेरीफाई कीजिएगा कभी कुछ एरर हो जाए। ये माइनस, इसका मतलब वैल्यू बनेगी आपकी पॉजिटिव और पॉजिटिव बनने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 600R। इसका मतलब अगर आपको रिवर्सिबल दिया है तो फॉर्मूला अलग बनना है और इरिवर्सिबल दिया है तो फॉर्मूला अलग बनना है। किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि आपने 1 से 10 किया, क्या 10 से बन जाने में वर्क सेम होगा, बोलूंगा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क आपका है पाथ फंक्शन। मैंने कहा जी एक्सप्लेन कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप इस पूरे क्वेश्चन में अपनी तरफ से डी ऑप्शन बनाने की ट्राई करते हैं तो उन स्टूडेंट के लिए भी बना देता हूं कि ये आपने पर्टिकुलर बनाया डायग्राम और आप यहां से चल रहे हैं, यहां पर एंड करेंगे। पहले प्रोसेस लिया आपने इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब हो गया आपने सडनली प्रेशर को कम कर दिया। अब ये डायग्राम नीचे से आएगा, पहले बता चुका हूं कैसे बनाते थे हम लोग। यहां पर पहुंच गए, फिर आपने बोला धीरे धीरे चलो। मैंने कहा लीजिएगा ये पर्टिकुलर प्रोसेस हो चुका है आपका रिवर्सिबल। उसने कहा फिर से झटके से चलो। मैंने कहा ये पर्टिकुलर लीजिएगा, आप यहां पर पहुंच गए। क्या बोल सकता हूं, ये प्रोसेस कैसा, बोलूंगा इरिवर्सिबल। ये प्रोसेस कैसा, इरिवर्सिबल। और इसमें बीच वाला प्रोसेस कैसा हुआ, रिवर्सिबल। आप जहां से चले हैं पहले ऊपर गए फिर नीचे आए, वर्क जीरो नहीं हुआ, वर्क किया। ये नहीं कि गड्ढा लिया, गड्ढे से मिट्टी निकालनी स्टार्ट करिए, बाद में अगले दिन भर दिया, बोले वर्क तो जीरो हुआ। नहीं, वर्क आपका एक क्या है, बोलूंगा पाथ फंक्शन। वो अलग बात है गड्ढा भरना या ना भरना, वो इससे थोड़ा लिंक होता है, पूरा लिंक नहीं होता। कभी बहुत से लोग जो फिजिक्स के फॉलो करते हैं वो यहाँ पे लगाने लगे ये फ्रिक्शन फोर्स या पता नहीं कौन कौन से फोर्स। केवल ये बताने की ट्राई कर रहा हूं कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में केवल 2 ही आपके हैं पाथ फंक्शन, वो है आपकी हीट और दूसरा है आपका वर्क। हम लोग बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की और आइसोबारिक प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो हमने कहा कि मान लीजिएगा यहां पर आपका एक ग्राफ बनाया, ये है आपका P एक्सटर्नल और यहां पर है आपका V। अगर आप यहां से यहां जाते हैं मान लीजिएगा, तो मैं क्या पूछता हूं, इस प्रोसेस में अगर आप जाते भी हैं तो पूरे रास्ते P एक्सटर्नल सेम रहा। दूसरी बात क्या बोलते हो, दोनों के केस में चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, एरिया अंडर द ग्राफ सेम आएगा। इसका मतलब मैं पहले ही बोल देता हूं, चाहे आप रिवर्सिबल की बात करो या इरिवर्सिबल की बात करो, आपका जो वर्क आएगा वो सेम आएगा। हमने कहा चलेगा हम क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। तो हमने कहा जैसे ही आपने बोला वर्क, तो मैंने बोला P एक्सटर्नल और ये dV रहा। P एक्सटर्नल बाहर चला गया तो फॉर्मूला बन गया आपका -P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ dV।
मैंने कहा डीवी का अगर फॉर्मूला लिखने लगे तो हम लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल और ये बन जाएगा आपका V2 माइनस V1। ये अजीब सी बात है कि ये फॉर्मूला ऑलवेज एक्सेप्टेबल है, चाहे वो गैस हो, रियल गैस हो, सॉलिड हो या लिक्विड है। वो अलग बात है कि वॉल्यूम चेंज सॉलिड और लिक्विड के लिए नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम वर्क मान लेते हैं कि वो जीरो के आसपास बना हुआ है। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट पास करने लगूं कि मैंने इसी में ऐड कर दिया कि ये आइडियल गैस है, तो मैंने कहा ठीक है, जैसे ही आपने आइडियल गैस इंट्रोड्यूस किया तो मैं लिख सकता हूं जो V2 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी nRT2 अपॉन P2 माइनस हो जाएगा nRT1 अपॉन P1। चूंकि आपने कहीं पर भी आइसोथर्मल नहीं बोला तो मैं T1 T2 लिखना ही पड़ेगा कि दोनों टेम्परेचर आपके अलग अलग होंगे। मैंने कहा अगर आपको कभी भी पी एक्सटर्नल नहीं दिया क्वेश्चन में तो आप पी एक्सटर्नल को किसके इक्वल मानेंगे? बोलूंगा P2 के इक्वल मानेंगे। अगर आप एंथैल्पी की बात करने लगे तो एंथैल्पी का फॉर्मूला था H इक्वल टू E प्लस PV, आपको याद होना चाहिए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या लिख सकता हूं? फॉर्मूला बनेगा DH इक्वल टू DE प्लस आपका बन जाएगा PdV, क्योंकि प्रेशर तो आपका कांस्टेंट बना हुआ है। और ज्यादा इसे सॉल्व करने लगूं तो क्या लिख सकता हूं? फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। यहां से हम लोग वर्क निकाल चुके हैं, H निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में अगर वो Q देता है मुझे तो मैं बोलूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाल के हम डेल्टा E निकाल सकते हैं। अगर उसने डेल्टा E की इन्फॉर्मेशन दी तो डेल्टा E मुझे देगा, वर्क मैंने निकालना सिखा दिया, तो क्या बोलता बाकी चीजें भी आप उसी से निकाल सकते हैं। और इस टाइप से आपका चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, आपका आइसोबारिक यहीं पर कंप्लीट हो गया। तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि जो पर्टिकुलर बना हुआ है ये रिवर्सिबल और आपका इरिवर्सिबल दोनों के लिए बन गया है। और ज्यादा अगर मैं सिंपल में आने लगूं, और ज्यादा बहुत ज्यादा सिंपल, तो हमने कहा अगला पॉइंट कौन सा है? तो मैंने कहा अगला पॉइंट आता है आपका थर्ड, जिसका नाम होता है बोलूंगा आइसोकोरिक प्रोसेस। और जैसे आपने आइसोकोरिक प्रोसेस बोला तो बोलूंगा देखिएगा वॉल्यूम तो रहेगा आपका कैसा? बोलूंगा कांस्टेंट। इसका मतलब डीवी की वैल्यू रहेगी जीरो। मैंने कहा अगर जीरो रहेगी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो मैंने कहा देखिएगा अगर आप बात करने लगे ग्राफ की तो बोलूंगा ये पर्टिकुलर आपका बनेगा पी एक्सटर्नल और ये बनेगा आपका वी, और चाहे आप नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे जाओ बात एक ही है। मैं अगर ऊपर से नीचे जा रहा हूं या नीचे से ऊपर जा रहा हूं, कुल मिला के वॉल्यूम तो कांस्टेंट बना हुआ है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट बना हो तो ग्राफ आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए सेम आएगा। मैंने कहा चलेगा हम लोग वर्क निकालने की ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा वर्क का फॉर्मूला होता था माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। एक्सटर्नल कुछ भी हो, क्या बोलता हूं ये डेटा आपका जीरो बन चुका है और ये डेटा जीरो बनते ही आपका जो वर्क हुआ वो क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकालने लगे तो बोलूंगा Q की वैल्यू होती है DE माइनस DW। मैंने कहा जैसे आपने कांस्टेंट वॉल्यूम बोला तो आपने Q को कर दिया QV और DW को कर दिया आपने जीरो। क्या बोल सकता हूं? फॉर्मूला बन गया आपका QV इक्वल टू डी। याद कीजिएगा पहले से मैं बताता आ रहा हूं कि Q की वैल्यू आपकी होती थी NCDT। अगर आपने QV बोल दिया तो आप कई बार उसे बोलते हैं NCVDT और QV का मतलब होता है D। याद करो फॉर्मूले दो याद करने के लिए बोले थे D इक्वल टू NCVDT और DH इक्वल टू NCPDT। तो वहां से ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपका आता है और बाद में हम लोग लिख देते हैं कि ये आपका आ गया NCVDT और ये बन गया DE। एडवाइस पहले किया जा चुका है कि इसको आपको याद करना है। हमने कहा हम वर्क निकाल चुके हैं। अगर आपने मुझे DE की वैल्यू दे दी तो मैं हीट निकाल लूंगा और अगर मुझे आपने हीट की वैल्यू दे दी तो मैं यहां से DE निकालना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने कहा DE निकाल दिया तो सिमिलरली हम DH भी निकाल सकते हैं H इक्वल टू E प्लस PV से। हमने कहा ठीक है और ज्यादा सिंपल कीजिएगा। मैंने कहा और ज्यादा सिंपल करते करते एक ऐसा एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में दिया है और कंपटीशन में कई बार आ चुका है और बहुत ज्यादा इजी है। मैंने कहा ऐसा कौन सा है? तो उन्होंने कहा अगला होता है आपका फ्री एक्सपेंशन। और जो फ्री एक्सपेंशन होता है वो होता है आपका अगेंस्ट, लिखना पड़ेगा अगेंस्ट होता है ये आपका अगेंस्ट वैक्यूम। और वैक्यूम का मतलब होता है P एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो। मतलब आपने एक पिस्टन लिया और पिस्टन के ऊपर कुछ नहीं था तो मतलब अंदर की गैस आसानी से उसको ऊपर भेज सकती है। मैंने कहा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने कहा चलेगा सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें वर्क, और वर्क का मतलब होता है P एक्सटर्नल DV
मैं बोलूंगा अरे भाई जब P एक्सटर्नल आपका 0 है तो बोलूंगा वर्क भी तो क्या रहेगा, बोलूंगा 0 रहेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर आपने हीट की बात देखी हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि जो आपने किसी को हीट दी है उसके दो पार्ट हो सकते हैं, या तो वो इंटर एनर्जी बढ़ाए या वो वर्क करे। जब आपने बोल दिया वर्क आपका 0 है, इसका मतलब जितनी भी मैं हीट दूंगा वो इंटरनल एनर्जी में जाएगी। मान लीजिए मैं उसे हीट देता हूं तो बोलूंगा हीट कौन देगा, आप चारों तरफ कौन है, बोलूंगा चारों तरफ तो वैक्यूम है, और वैक्यूम में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वो आपसे हीट रिसीव कर ले। इसीलिए जो आपका इस पर्टिकुलर में Q आता है वो भी 0 आता है, ध्यान रखिएगा। और आपका जो DE आता है वो भी 0 आता है और DH भी आपका 0 आता है। इसका मतलब फ्री एक्सपेंसिव में सब कुछ 0 ही आता है। अगर हम लोग बात करने लगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बोला गया कौन सा प्रोसेस, हमने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसके लिए आपका Q की वैल्यू 0 होती है। मैंने कहा ठीक है। अगर आप बात करने लगे, सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालता हूं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और साथ में लिख भी देता हूं कि आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि यह आइडियल गैस है। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा तो फॉर्मूला था Q इक्वल टू DE माइनस DW। आपने कहा Q की वैल्यू बन चुकी है 0, तो मैंने कहा फॉर्मूला बन गया DE इक्वल टू DW। ठीक है यहां तक? अगर यहां तक सही है तो DE का फॉर्मूला क्या था, बोलूंगा DE का फॉर्मूला था आपका NCV DT इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल और DV। और अगर और ज्यादा ध्यान से देखने लगे तो ये इंटीग्रेशन और यहां पर इंटीग्रेशन आएगा। अगर मैं बोलता हूं CV कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, तो NCV बाहर जाएगा। और यहां पर अगर मैं देख लगूं, बोलने लगूं P एक्सटर्नल आपका आइडियल गैस बनी हुई है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपको बताया गया था कि सबसे पहले जैसे ही आपने बोला रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आप लिख सकते हैं P एक्सटर्नल रफली किसके इक्वल होगा, बोलूंगा P इंटरनल के। इसका मतलब जो ये फर्स्ट आपका बन गया है तो ये बन जाएगा आपका, यहां पर आएगा P इंटरनल और ये वैसा ही बन जाएगा आपका DV। मैंने कहा इसकी कहानी क्या होगी, तो उन्होंने कहा इसकी कहानी होगी NCV और ये बन जाएगा आपका DT और ये आपका इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगा। जब मैंने इंटरनल बोला कि उस पर्टिकुलर पिस्टन के अंदर क्या है तो उन्होंने कहा इसके अंदर तो आइडियल गैस है। मैंने कहा अगर आइडियल गैस है तो मैंने अगली कंडीशन लगाई कि अगर आपको दिया जाए आइडियल गैस तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर, क्या बोल सकता हूं, फॉर्मूला बनेगा माइनस P का मतलब हो जाएगा आपका nRT अपॉन V डॉट, यहां पर आपका आ जाएगा DV, और यहां पर भी देखा जाए तो बन जाएगा आपका NCV इंटीग्रेशन ऑफ DT। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, सोचिएगा NCV इंटीग्रेशन DT अपॉन यहां पर आपका T आ जाएगा, और साथ में अगर और सॉल्व करने लगूं तो फॉर्मूला बनेगा माइनस NR इंटीग्रेशन बनेगा DV अपॉन फिर से आपका V आ जाएगा। वेरीफाई करना आपका काम है। क्या बोल सकते हैं, यहां पर N से N कैंसिल होने के बाद जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका CV LN, बोलूंगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू माइनस N से N कैंसिल हुआ था तो बचा था आपका R और बन जाएगा LN, बताएगा V2 अपॉन V1। मैंने कहा ठीक है। अगर ये सही है तो क्या आप इसी फॉर्मूला लिख सकते हैं, LN T2 अपॉन T1 का फॉर्मूला बन जाएगा आपका LN V2 अपॉन V1 रेज टू पावर माइनस R अपॉन CV। क्योंकि मुझे 2-3 स्टेप बीच में स्किप करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। यहां पर जब आपने कहा दोनों का LN सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं इसी पर्टिकुलर में आपका जो T2 अपॉन T1 रहेगा इसकी वैल्यू होगी आपकी V2 अपॉन V1 रेज टू पावर हो जाएगा माइनस R अपॉन CV। हम लोग को ये फॉर्मूला या तो याद कर लीजिएगा, अगर याद करने का मन ना हो तो हमने कहा कि हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो काफी सिंपल लगे। तो मैंने कहा अगर T पसंद नहीं आया तो हम बोलेंगे T को हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू nRT। अगर nRT है तो क्या लिख सकता हूं फॉर्मूला P2 V2 अपॉन आपका T बना हुआ था, इसका मतलब यहां पर आपका आएगा NR, फिर से बनेगा आपका P1 V1 अपॉन बन जाएगा आपका NR, और इधर वाला डेटा बनेगा आपका V2 अपॉन V1 रेज टू पावर माइनस आपका आ जाएगा R अपॉन CV। मैंने कहा ठीक है, यहां से NR कैंसिल हो गया, ये बना V2 माइनस V1, जब ये डिवाइड जाएगा तो माइनस बनेगा। क्या बोलते फॉर्मूला बन जाएगा P2 अपॉन P1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 रेज टू पावर, चेक कीजिएगा
R अपॉन CV, ये जब जाएगा तो बन जाएगा आपका -1। ये आपका डेटा तैयार हो गया। हमने कहा अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैंने कहा P2 अपॉन P1 बन जाएगा आपका V2 अपॉन V1, और ये बनेगा आपका माइनस CP अपॉन CV। कुछ लोगों ने कहा कैसे निकाला, तो हम उनके लिए बोल सकते हैं माइनस R अपॉन CV, -1 का मतलब होता है माइनस R प्लस CV अपॉन CV। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था CP माइनस CV इक्वल टू R, तो वहां से पता चला R प्लस CV हो जाएगा आपका CP, तो मैंने कहा ये हो गया आपका CP अपॉन CV। और CP अपॉन CV को हम लोग कई बार लिख देते हैं आपका गामा, तो फॉर्मूला बन गया P2 अपॉन P1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 रेज टू पावर बन गया आपका माइनस गामा। अगर आप इसे सॉल्व करने लगे तो क्या बोलते हैं V2 रेज टू पावर माइनस गामा जब इधर आएगा तो बनेगा P2 अपॉन V2 रेज टू पावर गामा, और जब सॉल्व करेंगे आप तो फॉर्मूला बनेगा आपका P2 V2 रेज टू पावर माइनस गामा इक्वल टू P1 V1 रेज टू पावर गामा, और ये भी आपका प्लस आएगा क्योंकि माइनस आने के बाद प्लस बन जाएगा। अगर ये फॉर्मूला ध्यान से देखें तो लग रहा है P2 V2 रेज टू पावर गामा इक्वल टू P1 V1 रेज टू पावर गामा। इसका मतलब फॉर्मूला बन गया PV रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और ये बहुत क्लियरिटी के साथ में HC वर्मा जी ने भी दे रखा है, जो कि HC वर्मा ने जो भी डिटेल दी गई है वो सब की सब गलत है। और इसी पर आपका 2015 के आसपास एक क्वेश्चन आ गया था कि ये फॉर्मूला एडियाबैटिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये फॉर्मूला रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। चेक कीजिएगा जाके आप HCV को। तो हम लोग अब कंडीशन लिखेंगे, ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है। पहला, आपका प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल। ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं है। दूसरा, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, बोलूंगा एडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरा, क्या बोलता हूं, ये फॉर्मूला आपका आइडियल गैस के लिए डिफाइन है। चेक कीजिएगा कहीं पर आपने PV इक्वल टू nRT का फॉर्मूला यूज किया था। क्या मैं बोलता हूं अगला फॉर्मूला ये तब तक एप्लीकेबल है जब तक CP CV क्या बने हुए हैं, आपके कांस्टेंट बने हुए हैं। चार कंडीशन के साथ में ही आप बोल सकते हैं PV रेज टू पावर गामा आपका कांस्टेंट होगा। फॉर्मूला याद कीजिएगा, क्वेश्चन आता है। कभी भी आपसे अगर PV को हटा के वो P ना देके T दिया जाए तो तुरंत आप क्या लगाइएगा, P को हटा के nRT अपॉन V लगा दीजिएगा, आप कुछ भी चेंज कीजिएगा। हाँ, ये फॉर्मूला देखने में सबसे ज्यादा इजी लगता है। तो आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 3 फॉर्मूले याद नहीं करने, कभी आप PV का, फिर PT का और फिर TV का याद करें। एक ही फॉर्मूला याद कीजिएगा, बाद में हम बना लेंगे उस चीज को। तो यहां पर हमारा एडियाबैटिक, लेकिन हमें तो वर्क निकालना था, और अगर वर्क निकालना था तो हम बोलेंगे वर्क कैसे निकलता है। तो उन्होंने कहा अरे वर्क का फॉर्मूला तो हमें पहले से पता था। मैंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा माइनस P एक्सटर्नल DV, और यहां पर लगा दिया आपने इंटीग्रेशन। जैसे आपने बोला रिवर्सिबल प्रोसेस, बोलूंगा P एक्सटर्नल का मतलब हुआ आपका, बोलूंगा P इंटरनल, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका माइनस, ये बन जाएगा P इंटरनल और ये बन जाएगा आपका DV। जैसे आपने ये P इंटरनल लिख दिया तो क्या आप सीधा बोल सकते हैं ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन K अपॉन V रेज टू पावर गामा। किसने कहा ये कैसे आ गया, हम बोलेंगे देखिएगा, ये अगर आपका चेक करना है तो हम लिखेंगे P1 V1 रेज टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा, इसको आपने मान लिया कांस्टेंट। अब मुझे बताएगा P को क्या मैं लिख सकता हूं K अपॉन V रेज टू पावर समथिंग, और बाद में यहां पर आपने लगा दिया इसको DV। मैंने K को बाहर लिया, और K को बाहर लेने का मतलब हुआ मेरा बना V रेज टू पावर माइनस गामा, और ये बन गया आपको DV। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने लगूं तो फॉर्मूला बनेगा आपका माइनस K, और ये बनेगा V रेज टू पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, और यहां पर लिखा जाएगा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो बन जाएगा ये आपका V1 और ये बन जाएगा V2। चेक कर लीजिएगा यही आएगा, और ये आने के बाद में क्या मैं इस फॉर्म को लिख सकता हूं K अपॉन गामा माइनस 1, और इसकी वैल्यू रखने के बाद बनेगा V2 1 माइनस गामा और V1 1 माइनस गामा, ये बन गया। K को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करने लगूं तो K का मतलब है चाहे आप P1 V1 रेज टू पावर गामा लिखें या P2 V2 रेज टू पावर गामा लिखें, बात तो एक है। तो मैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के बाद बोलूंगा कि ये बन जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1, और ये बनेगा K। जब मैं V2 के साथ लिखूंगा तो लिखूंगा P2 V2, और जो हम P2 V2 रेज टू पावर गामा, और ये बन जाएगा V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा।
अगले से जब मैं k को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो लिखूंगा P1 V1 रेज टू पावर गामा, और V1 मैंने एज इट इज लिखा 1 माइनस गामा, और इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो हमने कहा गामा माइनस 1, और ये बन जाएगा आपका, बोलूंगा ये बनेगा P2, और सॉल्व करेंगे तो बनेगा केवल V2 माइनस बनेगा P1 V1, और हमने फाइनली HC वर्मा जी का फॉर्मूला निकाल दिया। केमिस्ट्री वाले बोलते हैं क्यों निकाला, नहीं निकालना था। हमने कहा क्यों नहीं निकालना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, बोलेगा आइडियल गैस है पीवी इक्वल टू एनआरटी। मैंने कहा 1 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू सॉरी, ये बनेगा आपका NrT2 माइनस NR आपका T1। घुमा फिरा के अगर आप बात करने लगे तो फॉर्मूला बनेगा आपका NR अपॉन गामा माइनस 1, और ये बन जाएगा आपका क्या बोल सकता हूं डेल्टा टी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू होती थी सीपी अपॉन सीवी, तो नीचे बनेगा आपका सीपी माइनस सीवी का मतलब आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और घुमाने के बाद आपका फॉर्मूला बनेगा आपका एनसीवी डेल्टा टी। किसने कहा मुझे ये भी याद नहीं करना, मुझे HC वर्मा जी से दूर रहना, मैंने अरे कहने के लिए लीजिएगा, अरे Q इक्वल टू DE माइनस DW, अगर ये जीरो है तो भाई वर्क मत निकालो, आप सीधा बोलो वर्क का फॉर्मूला होता है DE के बराबर, और DE क्या होता है NCV/dt। पूरी रामायण से बच गए आप बोलो जैसे आपने मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस बोल दिया तो बोलूंगा Q जीरो है, Q जीरो होते ही DE और DW इक्वल हो गए, तो DW के लिए DW मत निकालो, DW के लिए DE निकालो। DE के लिए क्या निकालूंगा, बोलूंगा टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे। तो चीजों को सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये नहीं कि जो बुक में लिखा हुआ उसे देखते रहिएगा। और HC वर्मा तो एडियाबैटिक के लिए दूर दूर तक ना पढ़े, बोल दीजिएगा स्टॉप नहीं पढ़ेंगे। IIT में क्वेश्चन आया है और HC वर्मा की वजह से क्वेश्चन नेगेटिव मार्क्स देके गया था। हम लोग बात करेंगे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, तो हम लोग लिख देते हैं कि यहां पर इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। जैसे आपने वर्ड यूज किया इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो पहले से बोल देता हूं PV रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट का गलती से भी यूज ना करें, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल तब तक एक्सेप्टेबल है जब तक आपको रिवर्सिबल दिया है। तो हमने कहा ठीक है आपने इरिवर्सिबल दिया है, तो मुझे इतना तो पता है कि वो Q इक्वल टू जीरो है। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है Q इक्वल टू DE माइनस DW में ये आपने जीरो बोल दिया। मैंने कहा ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा DE इक्वल टू DW। मैंने कहा ये भी ठीक है। अगर आपका DE इक्वल टू DW है तो मैं बोलूंगा यहां से आप लिख सकते हैं NCV, और ये बन जाएगा आपका DT इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल और ये DV, और यहां पर आपका इंटीग्रेशन आ गया। क्या दोस्तों हमारे सिलेबस में बोला गया है CV को कांस्टेंट मानना है, CV को कभी भी नहीं मानना A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। तो मैंने कहा ठीक है, जब नहीं मानना तो CV कांस्टेंट, तो CV ऑपरेटर से बाहर चला जाएगा, और ऑपरेटर से बाहर जाते ही फॉर्मूला बन जाएगा NCV, और ये बन जाएगा DT, और इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगा। क्या सिमिलरली बोल सकता हूं, यहां पर बनेगा आपका P एक्सटर्नल और ये बन जाएगा DV। चूंकि अगर प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होगा तो इंटरनल प्रेशर चेंज होगा, P एक्सटर्नल तो आपका सेम ही बना रहेगा। मैंने कहा अगर ये आपने लिख दिया तो क्या इसको लिख सकता हूं NCV, और ये बन जाएगा T2 माइनस T1, और ये बनेगा आपका माइनस P एक्सटर्नल, और ये बन जाएगा V2 माइनस V1। अगर आपको बोलता है वो आइडियल गैस, तो मैं इसमें PV इक्वल टू NRT लगा सकता हूं, और लगाते ही आपका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस बोलूंगा P एक्सटर्नल, और ये बनेगा आपका NRT2 अपॉन P2 माइनस NRT1 अपॉन P1, और यहां पर आपका आ जाएगा NCV T2 माइनस T1। तो ये आपका काम है इन सब कैलकुलेशन से पहले आप T1 और T2 का डेटा निकालेंगे, वहां से आप DT निकालेंगे, वहां से आप DE निकालेंगे, और DE को बोलेंगे कि इसका डेटा तो किसके बराबर है, DW के बराबर है। तो ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के वर्क और आपका चेंज इन इंटर एनर्जी निकालने का कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप इनिशियल फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे, फॉर्मूला आपको लिख दिया है, और अगर कभी P एक्सटर्नल नहीं दिया तो फिर से मैं बोल रहा हूं P एक्सटर्नल को आपको मान को चलना है P2, कभी आप गलती से P1 मानने लगे, और यहां से आपको DW आ जाएगा। हम लोग अगर बात करने लगे हम कंपैरिजन का, वो भी एडियाबैटिक और आपका आइसोथर्मल, दोनों के दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो हम सबसे पहला आपका कंफ्यूजन दूर होगा आपका जब स्लोप की बात करेंगे। तो हमने कहा अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो आपने कहा कि मान लीजिएगा पहला पॉइंट है आपका यहां पर रिवर्सिबल
आइसोथर्मल। और जैसे ही आपने आइसोथर्मल बोल दिया तो मैं बोलूंगा आइडियल गैस के लिए बनता है पीवी इक्वल टू, बोलूंगा एनआरटी। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टी हुआ आपका कांस्टेंट और एन और आर आपके बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट बने हुए थे। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं बोलूंगा कि मेरा वैल्यू बनेगा पी डीवी प्लस बनेगा वी डीपी इक्वल टू 0। ठीक है यहां तक? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा VDP इक्वल टू माइनस PDV, और जिसे बाद में सॉल्व करेंगे तो बोला जाएगा DP अपॉन DV की वैल्यू आ जाएगी माइनस P अपॉन V। मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अगर आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया तो अगला आपका आया रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल आपका आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस। और अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो मैं बोल सकता हूं कि ये बनेगा PV रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो लिखा जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और अगर मैं सेकंड को डिफरेंशिएट करता हूं तो लिखा जाएगा गामा V रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 dV प्लस बनेगा V रेज़ टू पावर गामा डॉट dP, और ये बन जाएगा आपका 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि फॉर्मूला बनेगा dP अपॉन dV, ये अगर इधर रखा जाए और वो उधर लिया जाए तो बनेगा आपका माइनस गामा PV रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका V रेज़ टू पावर गामा। तो मैं इसे बोल सकता हूं कि ये बन जाएगा dP अपॉन dV इक्वल टू, अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसर आएगा गामा माइनस P अपॉन V। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 मानता हूं तो क्या बोल सकता हूं ये जो पर्टिकुलर dP अपॉन dV बन रहा है जो कि है आपका कौन से प्रोसेस के लिए, बोलूंगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वो बन जाएगा आपका गामा टाइम्स ऑफ, इधर की वैल्यू अगर मैं इधर कॉपी करता हूं तो बनेगा यहां पर आपका फिर से dP अपॉन dV कंडीशन अप्लाई। ये है आपका आइसोथर्मल के लिए। अगर मैं इन दोनों डायग्राम को एक साथ बनाता हूं, मान लीजिएगा मुझे दो ग्राफ बोले जाएं, तो मैंने कहा एक पर्टिकुलर ग्राफ कुछ इस टाइप का बना, यहां पर लिखा आपका P और यहां पर लिखा V। आप P लिखें या P एक्सटर्नल लिखें, बात एक ही रहेगी क्योंकि प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है। सेम पर्टिकुलर अगर मैं बात करने लगूं यहां पर कि एक आपने लिखा P और V, दोनों डायग्राम आपने सेम बनाए, और मैंने कहा कि सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि हमने बॉयस लॉ में पढ़ा था। तो हमने कहा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है ये आपका डायग्राम ड्रॉ कर दिया गया है, और ये भी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। किसी एक में मैंने बता दिया कि ये डायग्राम है आपका xy इक्वल टू सी स्क्वायर का। मैंने कहा पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करने लगूं इस पर्टिकुलर कलर कोड की, तो मैंने कहा मैं यहां से अगर यहां जाने लगूं तो मैं इस पाथ को फॉलो करूंगा। अगर आप इस पाथ को फॉलो करेंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे तो बोलूंगा ये जो ग्राफ गया है ये आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल का ग्राफ है, कि ये लगातार आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है और लगातार प्रेशर इसका कम हो रहा है। मैंने कहा इसके लिए डायग्राम क्या होगा, तो बोला जाएगा अगर मैं इसके लिए बोलता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से अगर आप यहां जाते हैं तो एक डायग्राम आपका ये भी बनेगा, लेकिन ये डायग्राम में ऐसा लगेगा कि वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। एक में वॉल्यूम कम हुआ तो मैं बोलूंगा इसको मैं बोलूंगा आपका क्या, कंप्रेशन। इसमें वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है तो बोलूंगा इसको एक्सपेंशन। मैंने कहा अगर आप P और V की बात करने लगे तो आप इसको dP अपॉन dV लिखें या dy अपॉन dx लिखें, और dy अपॉन dx मैथमेटिक्स वाले बताएंगे आपको कि ये स्लोप होता है। इसका ना इस डायग्राम से मैं बोल सकता हूं जब आप बात करेंगे स्लोप की, और स्लोप भी रहेगा किसका, बोलूंगा एडियाबैटिक का, तो मैं बोल सकता हूं कि एडियाबैटिक का जो स्लोप रहेगा वो पहली बात तो गामा होगा, और ये अगला जो स्लोप रहेगा वो रहेगा आपका किसका, बोलूंगा स्लोप रहेगा आपका आइसोथर्मल का। इसका मतलब कुछ भी कर लीजिएगा, अगर स्लोप किसी का नेगेटिव है तो वो ज्यादा नेगेटिव होगा, अगर स्लोप आइसोथर्मल का पॉजिटिव है तो वो ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि बार बार आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, गामा से। मैंने कहा चलेगा हम लोग स्लोप की बात करें तो एडियाबैटिक। क्या बोलता अगर मैं नीचे जाने की ट्राई कर रहा हूं तो मुझे स्लोप ज्यादा दिखाई देना चाहिए, क्या बोलता ये आपको स्लोप ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम बना पहले वाला जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पार्ट था, ये था आपका आइसोथर्मल, और जो नीचे गिरता हुआ डायग्राम बन रहा है
ये पर्टिकुलर आपका हो गया कौन सा, बोलूंगा एडियाबैटिक का प्रोसेस। अगर ये एडियाबैटिक हो चुका है तो मुझे इतना पता चल चुका, जब आप नीचे जा रहे हैं तो स्लोप एडियाबैटिक का ज्यादा होगा। मैंने कहा जी अगर ऊपर जाने लगे, बोलूंगा अरे ऊपर जाओ नीचे जाओ, स्लोप तो ऑलवेज गामा टाइम रहेगा। मैंने कहा अगले वाले का डायग्राम कैसे बनेगा, तो उन्होंने कहा लीजिएगा इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा और यहां पर आप पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ये कौन सा, तो उन्होंने कहा देखो ये तो हुआ आपका एडियाबैटिक, और ये आपका जो डायग्राम हुआ जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, ये हुआ आपका कौन सा, बोलूंगा आइसोथर्मल। तो मुझे बार बार याद करवाया जाता है कि किसका स्लोप ज्यादा होगा, बोलूंगा एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको चढ़ाई ज्यादा दिखनी चाहिए, और जब आप नीचे जाएंगे तो ढाल आपको ज्यादा नीचे दिखना है, जिसको कई बार बुक्स वाले स्टीप वर्ड यूज करते हैं। गलती से भी ये याद मत कर लेना कि नीचे वाला एडियाबैटिक होता है, चूंकि एक में नीचे वाला एडियाबैटिक है और एक में ऊपर वाला एडियाबैटिक है। गलती मत करना, सीधा याद करो केवल स्लोप से। और चूंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसको मैं कर देता हूं बॉक्स में बंद, सुबह दोपहर शाम याद करते रहेगा कि गामा टाइम्स होता है। हमसे कहा गया कि चलेगा कोई क्वेश्चन भी करते हैं इसी पे। अब हम लोग करते हैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और डिफिकल्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास 4 गैस है, और ध्यान से देखिएगा, एक गैस है आपकी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक नॉन लीनियर, और CO2 होती है ट्राईएटॉमिक लीनियर, मतलब चारों के गामा चेंज होंगे। क्वेश्चन को और टफ करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका कंट्रीब्यूशन भी आपको मानना पड़ेगा, जो कि हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल चुके हैं कि रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर में आप केवल एनर्जी 2 की ही लेते हैं। मैंने कहा किन किन 2 की लेते हैं, तो बोलेंगे एक ट्रांसलेशन एनर्जी का और दूसरा होता है हमारा किसका, रोटेशन एनर्जी का। किसका हम इग्नोर करते हैं, बोलेंगे हम लोग इग्नोर करते हैं वाइब्रेशन एनर्जी का। लेकिन उसने कहा है वाइब्रेशन एनर्जी को भी निकालना है। हमने कहा ठीक है। उसने कहा चारों गैस को एक ही पॉइंट से चलना है, मतलब इनिशियल आपका सेम लिखा है, इनिशियल कंडीशन सेम होनी चाहिए। मैंने कहा अगर आप P और V का डायग्राम बनाने लगे तो मैंने कहा कि ठीक है, सबसे पहले आपने यहां पर ये ड्रॉ किया और P एक्सटर्नल और यहां पर लिखा V, ये मानते हो कि प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने बनाया एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते ही लिख दिया कि ये है आपका xy इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल में आएगा। हमने कहा ठीक है। अब उन्होंने बोला रखा है कि आपका सेम वॉल्यूम, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फ्रॉम सेम इनिशियल कंडीशन टू सेम फाइनल वॉल्यूम। तो हमें ये नहीं पता कि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन, तो हमने क्वेश्चन में ही ऐड कर दिया कि हम एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो अगर आप एक्सपेंशन की बात करने लगे तो हमने कहा देखिएगा हम स्टार्टिंग पे यहां पर थे और हमें लगातार वॉल्यूम बढ़ाना है। हमने कहा अगर आप वॉल्यूम बढ़ाने को कहने लगे हैं तो हमने पढ़ा है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक में एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा। मैंने कहा अगर ठीक है ज्यादा होगा तो जितने भी चारों ग्राफ हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। मैंने कहा डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा ये पर्टिकुलर ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर गैस का होगा, कौन सी गैस है नहीं पता, और उसने बोला है सेम फाइनल वॉल्यूम, इसका मतलब मुझे इस पॉइंट पर रुकना है। तो मैंने कहा अगली गैस कौन सी होगी, तो उन्होंने कहा अगली गैस नहीं पता लेकिन आपका पॉइंट यहां पर आके रुकेगा। मैंने कहा अगला कितना होगा, तो उसने कहा देखिएगा एक लाइन यहां पर भी आएगी और लास्ट वाला आपकी जो गैस बनी वो कुछ यहां पर आएगी, और सभी को मैंने एक ही पॉइंट पर स्टॉप कर दिया। मैंने कहा क्यों स्टॉप किया, तो उन्होंने कहा देखिएगा क्वेश्चन में गिवन है कि सभी को सेम वॉल्यूम तक ही पहुंचना है। मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन कर लिया। मैंने कहा क्वेश्चन ये गलत इसलिए बोला जाएगा कि आप एरो लगाना भूल गए, तो मैंने सभी पर आपका एरो लगा दिया, और एरो लगाने के बाद अब आपका ये हो गया प्रोसेस। मैंने कहा ठीक है, अब बताएगा कौन सी गैस कौन सी है। तो मैंने कहा इनका गामा निकालते हैं, और गामा निकालने के बाद जैसे ही आपने गामा निकालना स्टार्ट किया तो He, उसके बाद आया आपका यहां पर H2O3 और आपका आया CO2। जब आपने सभी का गामा निकाल लिया तो आपने ट्रेंड देखा। मैंने कहा अगर गामा निकालना है और गामा निकाल लिया तो हमें इतना पता है कि जो भी हम लोग स्लोप की बात कर रहे हैं और वो भी कौन सा, एडियाबैटिक, वो रहेगा आपका गामा टाइम्स ऑफ स्लोप रहेगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का। मैंने कहा ये जो xy इक्वल टू c स्क्वायर है ये आपका आइसोथर्मल ग्राफ है।
आपने कहा गामा किसका ज्यादा होगा, बोलूंगा गामा सबसे ज्यादा है He का, इसमें He का स्लोप सबसे ज्यादा दिखाई देगा। अगर ज्यादा दिखाई देगा तो किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, मैं बोलूंगा इस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है। चेक कीजिएगा रेड के कंपैरिजन में जो डॉट डॉट बना रखा है XY स्क्वायर। मैंने कहा अगले नंबर पे कौन आएगा, कह लेंगे जिसका गामा कम उसका स्लोप भी कम होगा। मैंने कहा अगला नंबर किसका आएगा, बोलूंगा ग्रीन कलर से जो गैस बनी हुई है ये गैस आपकी आएगी H2 की। मैंने कहा ठीक है। रेड कलर, इसके बाद किसका नंबर आएगा, बोलूंगा जो रेड कलर से गैस बनी हुई है ये आपकी आएगी O3 की, और जो बिल्कुल आपका बहुत ही कम स्लोप का वेरिएशन आ रहा है वो आपकी आएगी सबसे कम वाली, और सबसे कम वाली गैस आ गई आपका CO2। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बोला जाता है सेम वॉल्यूम तो मैं बोलूंगा ये ग्राफ आ गया। अगर कोई मुझे बोलता है सेम प्रेशर तो ये सब लोग यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। हमने कहा जी एक क्वेश्चन और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के कीजिएगा, तो मैंने कहा कौन सी गैस का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। हमने कहा सबने एडियाबैटिक काम किया है, सबने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था, अलग अलग पॉइंट पर रुके हैं, तो मैं बोलूंगा मैं यूज करूंगा अपना PV = nRT। मैंने कहा PV = nRT कैसे होगा, तो उन्होंने बोला देखिएगा PV = अगर आप nRT की बात करते हैं तो सभी लोग सेम वॉल्यूम पर रुके हैं, सभी लोगों में नंबर ऑफ मोल सेम मान लिए जाए, और सभी के लिए अगर R आपका सेम है तो बोलूंगा जिसमें प्रेशर ज्यादा होगा उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। इन पर्टिकुलर में प्रेशर ये बना हुआ है, किसका प्रेशर सबसे ज्यादा है, बोलूंगा CO2 का प्रेशर सबसे ज्यादा है। अगर CO2 का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा तो CO2 गैस का टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा आएगा। इसको अगर मैं यहां पर टेम्परेचर लिखने लगूं तो सबसे ज्यादा होगा CO2 का टेम्परेचर, उसके बाद होगा आपका O3, उसके बाद H2 और उसके बाद आपका हो जाएगा He। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हम पहले रिवर्सिबल आइसोथर्मल ग्राफ बनाएंगे, फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि किसका स्लोप ज्यादा या कम है। अगर वो क्वेश्चन एक्सपेंशन हटा के हम लोग कंप्रेशन कर देते हैं तो डायग्राम यहां से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाते हैं। ध्यान रखिएगा बताया था कि एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस से। हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे जो काफी डेंजरस है, पहली बार में समझ में नहीं आएगा, और अगर दम है तो पॉज करने के बाद पहले करके दिखा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और पहले बोला गया है कि आपके पास 2 मोल एक आइडियल गैस है जिसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि वो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है। ये मानते हुए कि जो CV = 3R है ये अगर नहीं दिया जाए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बता चुका हूं, लेकिन अभी मैंने इसको दे दिया है। उसके बाद लिखा है वाज सब्जेक्टेड टू समथिंग एडियाबैटिक है, वो भी एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, और आपको जाना है 16 atm और आपका 600 K से स्टार्ट करना है, और फाइनल प्रेशर आपको है 1 atm। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन में ए में बोला है कि आपको जो प्रोसेस करना है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, और जैसे आपने रिवर्सिबल बोल दिया तो मैं बोलूंगा मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं PV⁻⁴ गामा = कांस्टेंट। मैंने कहा ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में अगर आप यूज करते हैं तो चेक कीजिएगा आपको प्रेशर इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है, लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं दिया, तो आप वॉल्यूम को कन्वर्ट कीजिएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका P, और V की जगह लग दिया हमने nRT/P⁻⁴ गामा = कांस्टेंट। और बाद में जब हमने इस सबको सॉल्व किया तो फॉर्मूला बना आपका P1 - गामा T गामा = कांस्टेंट। मैंने कहा इसका मतलब हुआ आपका यहां पर P1/P2 1 - गामा = बनेगा आपका T1 और T2 गामा। P1 का प्रेशर हमें पता है स्टार्टिंग में, यह है आपका 16 / 1, और 1 - गामा की बात करने लगे हैं तो गामा हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, गामा का मतलब हुआ आपका 1 - CP/CV, और इसे भी लिख सकते हैं T2 नहीं पता, T1 की इंफॉर्मेशन दी गई है 600 आपका, और ये बन गया आपका फिर से CP/CV।
चेक कीजिएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 16 डिवाइड बाई 1 और ये बनेगा 1 माइनस सीपी माइनस सीवी और ये बन जाएगा आपका सीवी इक्वल टू बनेगा T2 अपॉन 600। ये आपको करके इसलिए समझाया जा रहा है जिससे कि आपको ये याद रहे कि हमें ज्यादा पेन और पेपर का यूज नहीं करना होता। क्या मैं बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर में सीवी से सीवी कैंसिल हो जाएगा और सीपी माइनस सीवी जो आपका बना हुआ था ये था आपका आर। इसका मतलब ये बन जाएगा 16 रेज टू पावर माइनस बताते रहिएगा आर इक्वल टू T2 अपॉन 600 और ये बन जाएगा यहां पर सीपी। अगर ये 16 बना हुआ है माइनस आर तो ये बन जाएगा T2 अपॉन 600 और ये सीपी बन जाएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो जब आपको सीवी दिया है 3R तो सीपी हो जाएगा आपका यहां पर 4R। सॉल्व करते हुए क्या मैं इसको आगे सॉल्व अगर करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब बन जाएगा आपका 16 रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल टू T2 अपॉन आपका बनेगा यहां पर 600 और ये बन जाएगा आपका यहां पर 4। क्या बोल सकते, इसका मतलब हो जाएगा 1/16 रेज टू पावर 1/4 इक्वल टू T2 अपॉन 600। चेक कीजिएगा, ये बनेगा आपका 1/2। ये जाएगा इधर तो T2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। T2 की वैल्यू कितनी आएगी बोलूंगा 300 केल्विन। ये मुझे आंसर याद हो गया। जैसे ही मुझे आंसर पता चला कि ये 300 है तब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया क्वेश्चन। तो मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें क्या निकालना था, बोलूंगा हमें निकालना था आपका डीई। तो मैं बोलूंगा डीई का वैल्यू होता है एनसीवी dt और dt का मतलब हो गया आपका T2 माइनस T1। क्या मैं पूछता हूं, n की वैल्यू आपने लिखी ऊपर 2, CV की वैल्यू आपने लिखी 3R और जब T2 में से आपने T1 माइनस किया तो 300 में से अगर आप 600 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहां पर माइनस 300। R की वैल्यू रखिएगा, जिसमें आपको चीजें चाहिए वो निकाल सकते हैं। मैंने कहा जी मुझे तो DH निकालना था। क्या DH का फॉर्मूला पढ़ा रखा था NCPDT। क्या बोलते हैं n की वैल्यू 2 रहेगी, CP की वैल्यू आपकी 4R रहेगी इनटू फिर से आपका माइनस 300 आ जाएगा। क्या बोलते हैं, जैसे आपने बोल दिया एडियाबैटिक प्रोसेस तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब आपकी हीट जीरो हो गई। मैं बोलूंगा ठीक है। मैंने कहा एडियाबैटिक अगर आपने क्यू जीरो हो गया बोलूंगा डी इक्वल टू DW। इसका मतलब ये पर्टिकुलर फॉर्मूला भी आपका DW ही देके जाएगा। याद कीजिएगा Q इक्वल टू DE माइनस DW। Q जीरो हुआ इसका मतलब DE DW के बराबर हुआ। मैं DE निकाल चुका हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं DW निकाल चुका हूं। कैलकुलेशन करना आपका काम है और कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये आएगा -1800R। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा दोबारा से क्वेश्चन करना है, हमें क्वेश्चन में फोकस नहीं करना, अलग अलग पार्ट के क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं हमको इसको स्टडी करना है। हमने कहा ठीक है, अगर आप इतनी बात बोल रहे हैं तो हमने कहा कि हमें बी पार्ट करना है और बी पार्ट में बोला है कि आपने हेडिंग डालनी है इरिवर्सिबल प्रोसेस और जैसे आपने इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिया तो पीवी रेज टू पावर गामा रेज टू पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को यूज नहीं कर सकते। हमने कहा कैसे यूज करेंगे, कहा बेसिक कॉन्सेप्ट से चलिएगा। मैंने कहा बेसिक कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा Q इक्वल टू DE माइनस DW। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये जीरो। मैंने कहा इसका मतलब DE की वैल्यू होती है आपकी DW। DE नहीं पता तो लिखूंगा पता है NCV। DT और DW की वैल्यू नहीं पता माइनस P एक्सटर्नल DV और ये इंटीग्रेशन बनेगा। मैं बोलूंगा अगर मुझे यहां पर P एक्सटर्नल की बात करने लगे तो मैं P एक्सटर्नल को बाहर या अंदर लेके जाऊं, डिपेंड करेगा कि वो कैसे कर रहा है। P एक्सटर्नल मुझे नहीं दिया बी ऑप्शन में तो मैं बोलूंगा P एक्सटर्नल का मतलब P2 होता है। क्या मैं बोलता हूं P2 मुझे दिया है कि कहां पर रुकना है, बोलूंगा 1 ATM। मैंने इसको दोबारा से काम किया और इसका फॉर्मूला लिखा NCV और ये बन जाएगा T2 माइनस T1 मानते हुए कि CV कांस्टेंट है और ये बनेगा आपका माइनस इंटीग्रेशन। अरे फाइनल प्रेशर कितना है बोलूंगा 1 और ये बन जाएगा आपका यहां पर DV। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो पता चला ये आएगा NCV, ये T2 माइनस T1। अब बात करते हैं जब आपने इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बोलूंगा V2 माइनस V1। चूंकि 1 तो आप लिखो या ना लिखो इसके बाद आपका जरूरत नहीं है। यहां पर मुझे वॉल्यूम नहीं पता लेकिन मुझे फाइनल टेम्परेचर निकालना है। मैंने इसको चेंज किया और चेंज करने के बाद फॉर्मूला बना NCV
T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस V का मतलब हुआ आपका NR, तो मैंने NR कॉमन लिया और लिखा यहां पर क्या, T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1, वेरीफाई कीजिएगा। V का मतलब होता है nRT अपॉन P, मैंने nRT अपॉन P लिख दिया। क्या बोलते हैं, यहां से n से n कैंसिल होगा और CV की वैल्यू आप रखेंगे यहां पर 3R, इसका मतलब ये वैल्यू बनेगा 3। T2 नहीं पता, कहां से स्टार्ट किया था, 600 से स्टार्ट किया था। बहुत सारे स्टेप एक साथ रख रहा हूं तो दिक्कत हो सकती है, होने दीजिएगा। यहां पर आएगा माइनस, n से n कैंसिल हो चुका था, CV की जब वैल्यू 3R थी तो R से R कैंसिल कर दिया था और यहां पर आपका आएगा T2। किस प्रेशर पर हमें रुकना है, बोलूंगा 1। हमने कहा T1 किससे चले हो, बोले जाएगा 600, और P1 किस प्रेशर से आपने चलना स्टार्ट किया था, तो क्वेश्चन में लिखा है कि आपने 16 से स्टार्ट किया था और ये आपका क्वेश्चन बन गया। क्या बोल सकता हूं, इस पर्टिकुलर में केवल एक ही अननोन बचा है और वो अननोन है आपका T2। जब मैंने यहां से 60 केल्विन, ध्यान रखिएगा जब आप एग्जैक्ट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 459 पॉइंट समथिंग समथिंग, जिसको मैं रफली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 460 लेके चल रहा हूं। कभी कोई बोले जी ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, गलत है या सही है, 460 लेके चलेगा। हमने कहा T2 निकाल दिया, हमने कहा अगर T2 निकाल दी तो आपने सब कुछ निकाल दिया। मैंने कहा कैसे, उन्होंने कहा DE क्या होता है, बोलूंगा D की वैल्यू होती है NCVDT, इसका मतलब N की वैल्यू बोलूंगा 2, CV की वैल्यू बोलूंगा 3R, बोलूंगा DT का जब इंटीग्रेशन करेंगे बोलूंगा T2 माइनस T1, क्या बोल सकता हूं, यहां पर आएगा 460 और माइनस T1 कहां से चले थे, बोलूंगा यहां पर आएगा आपका 600। जब इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 6R इंटू, जब इसे आप माइनस करेंगे तो बनेगा ये आपका, तो ये आपका आएगा माइनस 840 और R, मैं अभी R की वैल्यू नहीं रख रहा हूं। अब अगर आप R की वैल्यू नहीं रख रहे तो क्या आप थोड़ा जनरल आइडिया लगा सकते हैं किसमें चेंज एनर्जी में ज्यादा हुआ। इसमें आएगा माइनस 840 और इसमें आएगा कितना, तो इसका भी आंसर मुझे लिखना पड़ेगा हल्का सा, तो ये आएगा कितना बता दीजिएगा, तो लिखा जाएगा माइनस 1800R। चेक कर लीजिएगा कभी कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, इन दोनों में कौन सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, चेंज तो बोलूंगा ये। अगर हम दोनों ने यहां से चलना स्टार्ट किया था तो इसकी इंटर एनर्जी इतनी हो गई और इसकी एनर्जी इतनी हो गई, तो बताए किसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, बोलूंगा इस वाले में, क्योंकि इंटर एनर्जी का फॉर्मूला था D इक्वल टू NCVDT। DE में ज्यादा चेंज होगा तो DT में भी ज्यादा चेंज होगा। तो अगर मैं दोनों सेम लेवल से चलना स्टार्ट हुआ हूं और DE में चेंज आ रहा है माइनस 1800R और यहां पर आ रहा है माइनस 840R, तो चेंज किसमें ज्यादा हो गया, बोलूंगा इसमें इंटर एनर्जी का लॉस ज्यादा हुआ। लॉस ज्यादा हुआ इसका अंदर, इसका टेम्परेचर कम होगा और इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसे हम ग्राफिकली अभी समझेंगे। हमने कहा ग्राफिकली समझने से पहले आपका एक क्वेश्चन और लेके आता हूं, उन्होंने कहा कि एक और चीज समझ लेगा। हमने कहा सी ऑप्शन, हमने कहा सी ऑप्शन क्या होता है, उसने कहा अब मैं आपको दे रहा हूं कि जो जिसको आपने एज्यूम किया था P एक्सटर्नल आपका P2 के इक्वल है, अगर मैं आपको अपनी तरफ से डेटा देता हूं तो उन्होंने P एक्सटर्नल का डेटा दिया है 0.5 ATM। मैंने कहा ठीक है, हमें अब मेथड पता है। मैंने कहा मेथड कैसे पता है, उन्होंने कहा Q की वैल्यू होती है DE माइनस DW, इसकी वैल्यू 0 हुई। मैंने कहा इसका मतलब DE की वैल्यू बनी आपकी DW के इक्वल, DE का फॉर्मूला बनेगा NCV T2 माइनस T1 और ये बनेगा माइनस P एक्सटर्नल और ये बन जाएगा आपका DV, वेरीफाई करते रहेगा। मैंने कहा मेरा बना फॉर्मूला NCV, T2 नहीं पता, माइनस T1 पता है, बोलूंगा 600 से चले थे हम, माइनस P एक्सटर्नल कांस्टेंट डेटा है, मैं बोलूंगा कितना, बोला जाएगा 1/2। मैंने कहा अब ये आपका आ गया DV, क्या बोलता हूं वैल्यू आएगी NCV, ये आएगा T2 माइनस आपका 600 और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 1/2। बोल सकता हूं V2 माइनस V1। मुझे V2 नहीं पता, मुझे V1 नहीं पता, तो हम लगाएंगे अपना कौन सा कॉन्सेप्ट, बोलूंगा आइडियल गैस कॉन्सेप्ट। तो मैं क्या फॉर्मूला बोल सकता हूं, ये बनेगा आपका NCV T2 माइनस 600 इक्वल टू बनेगा माइनस 1/2 इंटू NR, अगर बाहर लिया जाए तो बोलूंगा ये बनेगा आपका NR, ये बनेगा T2 अपॉन P2। P2 कितना था, P2 मतलब कहां पर रुकना था, बोलूंगा P2 हमें रुकना था 1 ATM में और ये बनना था आपका 600, कहां से चलना स्टार्ट किए थे, बोलूंगा 16 से।
चेक कीजिएगा, अब आपके पास तीन प्रेशर आए, ये है फाइनल प्रेशर, ये है आपका इनिशियल प्रेशर और ये है पिस्टन के बाहर पी एक्सटर्नल प्रेशर। तो तीन तीन अलग अलग प्रेशर हैं आपके। मैंने कहा ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूंगा एन से एन कैंसिल हुआ, सीवी की वैल्यू 3R, आर से आर कैंसिल हुई, इसका मतलब यहां पर आया 3 और यहां पर आया T2 माइनस 600 इक्वल टू बनेगा आपका माइनस, ये बनेगा 1/2, एन से एन जा चुका है, आर जा चुका है, तो आपका वैल्यू बनेगा T2 माइनस 600 डिवाइड बाई 16। और जब आपने इस सब में एक ही अननोन देखा तो आपने सॉल्व करना स्टार्ट, और T2 की वैल्यू आपकी आती है 520 केल्विन। चेक कीजिएगा, मेरे पास अब तीन टेम्परेचर आ चुके हैं। ये टेम्परेचर आया है आपका हाफ एटीएम के अगेंस्ट में, ये आपका आया पी एक्सटर्नल P2 के केस में, और ये आया है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। तीन अलग अलग केसेस, और डिफिकल्ट लेवल तब बढ़ जाएगा जब हम तीनों को कंपैरिजन में डालेंगे। तो मैं जिस चीज को कंपैरिजन में डाल रहा हूं, T2 रिवर्सिबल के लिए, T2 इरिवर्सिबल के लिए, और T2 आपका जब आपने हाफ एटीएम के अगेंस्ट में काम किया। अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करने लगूं तो क्वेश्चन करने से पहले मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें बोला कि जो आपका y एक्सेस है वहां पर P एक्सटर्नल और x एक्सेस पर आपका V वॉल्यूम बना हुआ है, और इस पर्टिकुलर को नाम दिया मैंने xy इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब ये आइसोथर्मल का ग्राफ है। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन, वो भी एडियाबैटिक। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है उसमें लगातार वॉल्यूम बढ़ेगा और मैं यहां से स्टार्ट करने की ट्राई करूंगा। मैंने कहा अगर एडियाबैटिक है तो ग्राफ कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर इस टाइप का जाएगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन की डेटा पर। हम लोगों ने जो चलना स्टार्ट किया था वो 600 पे किया था। जब हमने रिवर्सिबल प्रोसेस किया तो 600 से टेम्परेचर चला गया 300। मैंने कहा ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया। जब मैंने बात करी इरिवर्सिबल की तो पता चला 600 से आया 460, और इसमें चेंज बहुत ही कम हुआ और ये हुआ आपका 600 से 520। मैंने कहा अगर आप ग्राफ की बात करने लगे तो मैंने कहा कि अगर ये एडियाबैटिक है और इसका स्लोप ज्यादा स्टीपर होगा, क्योंकि वो गामा पर डिपेंड करता था, तो मैंने कहा ये यहां पर रुकेगा कहीं पर भी, और मैंने इसको बोल दिया V फाइनल। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको सेम प्रेशर पर रोकना है। मैंने कहा अगर सेम प्रेशर पर रोकना है तो मैंने अपने तरीके से यहां पर ये पर्टिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, और साथ में ये भी बोला कि जब आप बात करते हैं PV इक्वल टू nRT की, तो अगर मैं सभी का प्रेशर सेम लेता हूं, N और R भी सेम लेता हूं, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी तो ज्यादा होगा। मैंने कहा ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर आया इस पूरी रेड लाइन पर टेम्परेचर कितना है बोलूंगा, ये तो आइसोथर्मल है, चाहे यहां पर टेम्परेचर या यहां पर टेम्परेचर हो, टेम्परेचर ऑल टाइम 600 रहेगा। मैंने कहा लिख देता हूं कि रेड पॉइंट पर या जहां से स्टार्ट किया था वो 600 केल्विन था। हम लोग यहां पर आ गए, इस पॉइंट का टेम्परेचर 300 केल्विन है, तभी तो इसके पीछे आया है। मैंने कहा ठीक है, बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट की, इरिवर्सिबल। जैसे आपने इरिवर्सिबल बोला तो मैंने कहा झटके से नीचे आएगा, तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। चेक कीजिएगा कि डायग्राम पहले बता चुका हूं कि ये सीधा नीचे आएगा और इसके बाद ये अब आगे जाना स्टार्ट करेगा। अगर ये आगे जाना स्टार्ट करेगा तो मैं खुद से क्वेश्चन पूछता हूं कि ये पॉइंट यहीं रुकेगा, ये पॉइंट ग्रीन पर ओवरलैप करेगा, ये पॉइंट ग्रीन से आगे चला जाएगा, या ये पॉइंट रेड वाले से भी आगे चला जाएगा। रेड वाले से आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसके आगे टेम्परेचर 600 से ज्यादा हो जाएगा। इसका टेम्परेचर कितना है 460। क्या बोल सही, अगर यहां पर टेम्परेचर 300 है, या मैं अगर इसका हेल्प लेने लगूं, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये वॉल्यूम यहां पर स्टॉप हो चुका है 300 केल्विन के रेस्पेक्ट में, ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो और आगे चलेगा, चलते चलते यहां पर स्टॉप करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉप हुआ है ये आपका है इरिवर्सिबल का, और ये जो पॉइंट आया है वॉल्यूम ये आपका आया है रिवर्सिबल का। वहां से देखिएगा जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा वॉल्यूम पर आगे जाके रुकेगा। मैंने कहा ठीक है। थर्ड केस बोला गया है 520। ये अगर लाइन आपकी 600 की है तो इतना तो कंफर्म है कि लाइन पॉइंट पहले रुकेगा। मैंने कहा ठीक है। जब आपने बात करी यहां पर P एक्सटर्नल की, तो ग्राफ P और V के बीच में नहीं है, ग्राफ P एक्सटर्नल वर्सेस V के बीच में है।
और P एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट है, कितना बोलूंगा हाफ ATM। तो अगर आप इस पॉइंट को 1 ATM मानते हैं और मैं बात करने लगूं रेड कलर की हाफ ATM के अगेंस्ट में, तो जहां पर आप थे आपने सडनली P एक्सटर्नल को लेके आए, कितना कितना चलते रहे और यहां तक आ गए, और ये पॉइंटर आया आपका कितना बोलूंगा हाफ ATM। और हाफ ATM के बाद फिर यहां पर आए, क्या बोल सकते हैं, ये जब आपका पॉइंटर आगे चलेगा तो इसे कहीं ना कहीं यहां पर आके ऐड होना था, क्योंकि इसका टेम्परेचर इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा, और इससे, ये आपका टेम्परेचर है, बोलूंगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, और ये करते 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 यहां पर ऐड होगा। हाँ, आप ये अलग बात है, इसे डॉट डॉट बना सकते हैं कि भाई कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट तो आपका 0.5 ATM बना हुआ है। तो आपके 3 पॉइंट थे, ये आपका, ये पर्टिकुलर आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है ये है आपका C पॉइंट, जो मिडिल वाला है वो है आपका B पॉइंट, और जो रिवर्सिबल है वो है आपका A पॉइंट। सोच लीजिएगा। ठीक है, यहां तक। अब हमें बोला गया किसमें वर्क ज्यादा होगा, सोचिएगा। तो मैं वर्क की अगर बात करने लगूं, क्या बोल सकता हूं, जैसे आपने इसको बोला एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक का मतलब है Q इक्वल टू DE माइनस DW। ये अगर 0 हो गया तो बोलूंगा DE की वैल्यू DW के इक्वल होगी। ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। सभी प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब DV पॉजिटिव, तो वर्क नेगेटिव। इसीलिए मैं बचने के लिए बोल सकता हूं कि जो वर्क का कंपैरिजन करो वो मैग्नीट्यूड लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरनल एनर्जी का चेंज, और इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा, DE की वैल्यू क्या थी, बोलूंगा NCV/dt। तो बोलूंगा जिसमें DT ज्यादा होगा उसका DE ज्यादा होगा, जिसका DE ज्यादा होगा उसका D वर्क ज्यादा होगा। किसमें टेम्परेचर चेंज ज्यादा हो रहा है, ज्यादा टेम्परेचर चेंज, बोलूंगा फर्स्ट प्रोसेस में। तो यहां पर लिखूंगा कि DW का मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा होगा जिसका DE का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। और DE का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, जिसका चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो बताएगा सबसे ज्यादा वर्क कौन करेगा, बोलूंगा सबसे ज्यादा वर्क करेगा रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि उसका टेम्परेचर 600 से 300 केल्विन आया है। उसके बाद किसका नंबर आएगा, बोलूंगा उसके बाद आपका आएगा, बताइएगा, बोलूंगा इरिवर्सिबल प्रोसेस का आएगा। और सबसे बेकार आपका आएगा जब आपने P एक्सटर्नल हाफ ATM ले लिया था। इसी का हम लोग बाद में भी यूज करते हैं कि जब जब आप कभी क्वेश्चन आए जनरली कि बताएगा एक्सपेंशन में कौन ज्यादा इफेक्टिव इंजन बनाएगा, तो बोलूंगा वो बनाएगा जो रिवर्सिबल होता है। ये याद कर लीजिएगा। ये अलग बात है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन में आंसर अलग अलग आता है, लेकिन अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक्सपेंशन की ही बात करेंगे।